नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष बेनीवाल और आप देख रहे हैं सोशल एंड स्टॉक्स। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं मिस प्रिया गुलाटी जी, वो एक जानी मानी हस्ती हैं देहरादून की और एक्स क्राइम जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं। और अभी उन्होंने एक कंसल्टिंग कंपनी स्टार्ट की है बैगेटिंग कंसल्टिंग ग्रुप के नाम से। और उसके अलावा वो तेजस्विनी चैरिटेबल ट्रस्ट की फाउंडर और संस्थापक भी हैं। तो मैं उनका वेलकम करता हूँ अपने चैनल पर। मैम नमस्ते, आइए आप। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द सोशल एंड स्टॉक्स में जी। और मैम सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, मतलब एक सवाल है, क्या आप अपने बारे में, अपने सफ़र के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, सफ़र तो 40 साल पुराना है। जी मैम। 40 साल को इतने कम शब्दों में, इतने कम टाइम में समेटना तो आसान नहीं है, लेकिन हाँ, जब से होश संभाला करियर, आप करियर की बात करें तो मैंने एज जर्नलिस्ट अपना करियर स्टार्ट किया था। जी मैम। और मुझे बड़ा फ़ख्र होता है बताते हुए कि हम लोग उस टाइम के पत्रकार हैं जब ना तो कंप्यूटर होते थे टाइपिंग के लिए। हाँ जी। और ना ही फ़ोन होते थे कि खबरें हमें फ़ोन पे आसानी से उपलब्ध होती, तो हमें खबरें ढूंढने जाना पड़ता था। और उस टाइम पे फिर मैंने क्राइम जर्नलिज्म को अपना करियर बनाने की सोची और वो बहुत एक चैलेंजिंग था कि एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्राइम कवर करना, और वो भी एक फीमेल के द्वारा, फीमेल के लिए, और पैदल घूम घूम के और वो सब चीज़ें करना बहुत आसान नहीं था। तो वहाँ से करियर शुरू हुआ। फिर लगभग 15 साल मैंने जर्नलिज्म को दिए। अमर उजाला जैसे नामी ब्रांड के साथ मैंने काम किया। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने 2017 में अपनी कंपनी खोली, पीआर कंपनी। मैंने 2000 हाँ जी, बैगेट कंसल्टिंग ग्रुप जी। 2013 में मैंने रिजाइन कर दिया था अमर उजाला से। ओके। और पत्रकारिता को मैंने हाथ जोड़ दिए थे कि बस अब नहीं करनी है, बस हो गया, अब हो गया। काम करते करते थक गए थे? नहीं, काम करते करते नहीं थक गई थी। देखिए, हर चीज़ का स्वरूप बदलता है वक्त के साथ। पत्रकारिता का भी स्वरूप बदला, चीज़ें बदली, और वो शायद मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। ओके। हाँ, उसका जगह, मतलब जो पहले न्यूज़पेपर छपते थे उसकी जगह डिजिटल मीडिया ने ले लिया। वो तो बहुत लेट आया डिजिटल मीडिया तो, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही थी उस टाइम तक। जी जी जी। तो वो चीज़ें शायद मैं वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रही थी कि जो मैं पत्रकारिता करती आ रही थी। तो वहाँ पे मुझे लगा कि अब डाइवर्सिफाई करना अक्लमंदी है। तो फिर मैंने तब अपनी पीआर कंपनी खोली और तब से कंपनी चल रही है पीआर और इवेंट्स की। इसके अलावा फिर मैंने 2021 में तेजस्विनी लॉन्च किया। जी मैम। जो कि कोविड की डिमांड थी और कोविड की देन थी। कोविड ने तो बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाया। जी जी। और बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल जी। जैसा आपने बताया कि आपने एक नई चैरिटेबल ट्रस्ट स्टार्ट किया था 2021 में आफ्टर कोविड, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मैम आपका। जी। लेकिन मैम आप मुझे बस ये बताइए कि क्राइम जर्नलिस्ट करते समय आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था। मैंने कहा ना, उस टाइम पे फ़ोन नहीं होते थे, और जब फ़ोन शुरू हुए तो उसके बाद मेल डोमिनेंस झेलना, कि फ़ोन कभी भी आपको कोई फ़ोन कर दे रहा है, कभी भी कोई आपको धमकियां दे रहा है। क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज उस टाइम पे मेरे को ड्रॉप करनी पड़ जा रही थी कि क्योंकि मैं एक फ़ीमेल थी, मेरे साथ मेरी फैमिली थी। हाँ जी। तो बहुत सारी जगह मुझे वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था कि मेरे हाथ में चीज़ें हैं, मेरे पास प्रूफ्स हैं, लेकिन मैं नहीं छाप सकती। हाँ, परमिशन में मेरे को लगा कि नहीं यार, इसके बाद ऑफिस वालों को भी लगा कि यार ये खतरनाक हो सकती हैं चीज़ें। बहुत सारे रैकेट्स उस टाइम पे अभी भी चल रहे होंगे, हाँ, ऐसे कोई ना कोई रैकेट्स उस टाइम भी थे। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें फ्लैश करी उस टाइम पे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था कि जहाँ पे लगता था कि नहीं यार, हम अपनी आत्मा ही मार रहे हैं अब तो। कि वो कहते ना कि आपके सामने कुछ चीज़, आपके सामने क्राइम घटित हो रहा है, आपके सामने कोई चीज़ हो रही है और आपको उसे अनदेखा करना पड़ रहा है, कि आपको लग रहा है कि नहीं यार, मेरे हाथ बांध दिए गए। मुझे याद है मैंने एक स्टोरी करी थी, ये उस पे थी, भिखारियों का जो रैकेट चलता है। और अब तो काफ़ी हद तक बैन हो गया है यहाँ पे भिक्षावृत्ति, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। हालांकि अभी भी चल रही हैं बहुत सारी चीज़ें, और मेरे को अभी भी जब चीज़ें दिखती हैं तो मेरा दिमाग वहीं चलता है कि यार उस टाइम पे मैंने एक रैकेट की स्टोरी एक्सपोज की अपने ऑफिस में। मैंने स्टोरी प्रपोज की, मैंने कहा ये सारी स्टोरी है, ये इसकी फोटोग्राफ्स हैं और ये प्रूफ्स हैं, और इतना बड़ा रैकेट ये चल रहा है ऐसे ऐसे। मुझे याद है अगले दिन जब मैंने अखबार उठाया और मैंने खबर देखी, मेरी खबर सिर्फ 10 लाइन की थी
10 लाइन की वो खबर उसमें समेट दी गई, जिससे कि कोई देख ही ना सके। जिससे कोई देख ना सके, और मेरी भी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ देखो हमने तुम्हारी खबर छाप इतनी दी। मेहनत करी है आपने, information मतलब लेके आए, इतने तो दिन हमने की print कर मेहनत दी। मुझे लगा यार वो 10 लाइनों में सिमट के रह गई, जी। और उसकी हेडिंग बदल के सिर्फ इतनी कर दी गई कि भिक्षावृत्ति कितनी चल रही है देहरादून में। तो वो एक बड़ा मुझे लगा कि नहीं यार ये गलत हो रहा है, पूरा मोटिव ही चेंज कर दिया। पूरा मोटिव चेंज हो गया खबर का। तो वो एक बड़ा चैलेंज होता है कि जब आप खबरों पे काम कर रहे होते हैं और आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। मैम ऐसा कोई केस जिसने आपको इमोशनली कर दिया हो? इमोशनली मेरे को याद है, मैं एक दिन सुबह घर से ऑफिस के लिए निकली, तब मैं पैदल ही चला करती थी, मेरे पास स्कूटर भी नहीं था। जी। तो मैं घर से पटरी के रास्ते आती थी और रेलवे स्टेशन के अंदर से आना होता था। जी जी। और मैंने देखा रेलवे स्टेशन पे पटरी पे ही एक बोरा पड़ा हुआ है, तो मैंने वहाँ के स्थानीय पार्षद वहाँ पे खड़े थे, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ये बोरे में क्या है, क्या कर, आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो, कि अभी खुलवा रहे हैं। जब हमने उसे खोल के देखा तो उसमें डेड बॉडीज थी। ओह माय गॉड। तो वो पूरी फैमिली की एक बहुत चर्चित हत्याकांड था वो, 4 मर्डर केस, अच्छा। और ये आड़त बाजार का उस टाइम पे बहुत चर्चा में रहा। तो और आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू विटनेस कि मैं, जो आपने अपनी आंखों से हाँ, देखा। और जब मैंने वो डेड बॉडीज देखी मेरे लिए भी वो बड़ा शॉकिंग था कि मैं उस बोरे को खोल रही हूँ और उसमें डेड बॉडीज हैं। तो वो एक पूरा हिला के रख देने वाली चीज थी कि और मुझे लगता है वो शायद उस दिन के बाद वो डर भी खत्म हो गया कि हम पोस्टमार्टम जा रहे हैं, पोस्टमार्टम करा रहे हैं। तो वो सारी चीजें आपको हिला के रख देती हैं अंदर तक, जब आप ऐसी केसेस अपने आप देखते हो और उसके बाद फिर आप उस पर वर्किंग करते हो पुलिस के साथ मिलकर। जी। और उसके बाद पीछे के जो फैक्ट्स आपके सामने आते हैं, हम बहुत सारी फैक्ट्स पुलिस भी सामने नहीं ला पाती पब्लिक के। हाँ, वो डर का माहौल हो जाएगा। डर का, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे रहे तो वो ज्यादा अच्छा ज्यादा है, अच्छा। अखबार वाले भी Safety नहीं, रहती है। हाँ। और बहुत सारी चीजें हम बीइंग पत्रकार हम लोग भी नहीं प्रिंट कर सकते। तो जब हम, लेकिन एक्चुअल फैक्ट्स पे जब हम जाते हैं ना, तो वो चीजें आपको कई दिन तक सोने नहीं देती। हाँ नहीं, ये तो खैर होता है मैम कि कोई मतलब जिस चीज़ को हम प्रिपेयर ही नहीं थे अचानक से वो सामने आ जाए तो। हाँ, तो वो कह रहे ये सब इंसिडेंट्स तो फिर उसके बाद तो आदत में शुमार हो गए थे कि हाँ अभी फोन आया एकदम से कि अरे वहाँ पे डेड बॉडी है, वो किसी ने फांसी लगा ली और जाके हम उसे उतार रहे हैं। तो वो सारी चीजें फिर यूज टू हो गए थे। तो लेकिन हाँ कई कई दिन तक नींदें जरूर उड़ी रहती थी इन सब चीजों से। मैम इस फील्ड में काम करते हुए, जर्नलिज्म के फील्ड में, आपने समाज का कौन सा सच्चा चेहरा देखा है? देखिए ये रीज़न था मेरा पत्रकारिता छोड़ने का, जो मैंने सच्चा चेहरा देखा जब मुझे लगा कि यार खबरें तो हमें बनानी पड़ रही हैं। हाँ, मसाला, मसाला, नमक मिर्च मसाला, नमक जैसे मिर्च सब्जी बनाते हैं मसाला, घर में। और खबरें जब आपको प्लांट करनी पड़ रही थी, जी। मुझे लगा कि यार ये खबर तो मैंने प्लांट की है। खबर उस दिन मेरा ना मेरे को लगता था, मैंने अपने घर में जो माहौल देखा था जी कि मेरे पिताजी को सुबह उठते अखबार चाहिए होता था कि अखबार में जो छपा है वो पत्थर की लकीर है। हाँ, एक टाइम, एक जमाना एक वो जमाना वो था कि अगर अखबार में कुछ लिखा हुआ आगे हाँ, तो 100% 100% एक्यूरेट, और सच होगा। उससे ज्यादा सच कोई नहीं है। वो बिल्कुल, सच, बिल्कुल, सच का आईना वो सच का अखबार। है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब मैंने पत्रकारिता शुरू करी और जब खबरें प्लांट करनी शुरू करी, तो मैंने घर आके एक दिन पापा को बोला, मैंने कहा पापा ये अखबार पढ़ना बंद कर दो, ये सारी खबरें तो हम क्रिएट करते हैं, ये खबरें हम बनाते हैं, एक्चुअल खबर ये नहीं होती है, एक्चुअल सच्चाई इससे बहुत इतर है, सब कुछ फैब्रिकेटेड है। सब कुछ फैब्रिकेटेड है। और आजकल तो फिर पीआर का जमाना है कि आजकल जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी पीआर एजेंसी के बिना काम नहीं कर सकते। हाँ, या तो कोई भी नहीं कर सकता। देखिए हर किसी को अपनी एक पीआर एजेंसी चाहिए अपने प्रमोशन के लिए। और जब पीआर एजेंसी आपके लिए काम करती है तो वो सारी चीजें आपके लिए प्लांट की जाती हैं, डिजाइन की जाती हैं। आपको क्या बोलना है और जो आप बोल रहे हैं फिर वही छपता है। बिल्कुल। तो वो चीजें जब मैंने करनी शुरू करी, हाँ जी, तो वो एक सच्चाई का मतलब मुझे लगा कि यार सब झूठ की दुनिया है ये। अच्छा मैम, कभी आपने डर का माहौल सामना किया? बिल्कुल, मैंने बताया ना, जो मैं वो बोरा खोला? नहीं, जब मैं ये भिखारियों वाली स्टोरी पे काम कर रही थी तो मुझे थ्रेट्स आए। तो मुझे लगा कि लोग थे, हाँ, जो उसमें इन्वॉल्व लोग थे वो बहुत बड़े बड़े लोग थे। हालांकि थ्रेट्स तो मुझे नहीं पता था मुझे कहाँ से आ रहे हैं, और शायद उस टाइम डिमांड भी यही थी कि मैं उस स्टोरी से बैकआउट कर जाती, और मेरे ऑफिस वालों ने भी मुझे सपोर्ट किया। मेरा तो
खैर मेरी उम्र ऐसी थी उस टाइम पे कि मुझे लगा कि नहीं यार मुझे तो ये करना था। बिल्कुल। लेकिन हाँ, ऑफिस वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ऑफिस ने मुझे समझाया, मेरे सीनियर्स ने, कि नहीं आप इस स्टोरी पे मत 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 ध्यान दो। राइट। तो वो मेरे ख्याल से ऐसी चीजें होती हैं आपके साथ। मैम, जर्नलिज्म से ट्रस्ट का शुरू करने का डिसीजन जी। कैसे और कब आया आपको? देखिए, जर्नलिज्म तो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था। 2017 में मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली थी। और जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी तो मैंने एक इवेंट कराया जिसका नाम था तेजस्विनी सम्मान समारोह। जी। तब मैंने तेजस्विनी नाम रखा था, सिर्फ एक सम्मान समारोह कराया था मैंने विमेंस डे के लिए, जिसमें हमने 20-21 महिलाओं को इकट्ठा ऑनर किया। और वो एक ग्रुप 20-21 महिलाओं का बना हुआ था। जी मैम। अब जब वो 20-21 महिलाओं का ग्रुप बना, फिर उसके बाद हमने एक और इवेंट कराया अगले साल भी। उसमें मैंने लगभग 80 महिलाओं को हमने इकट्ठा किया शहर की, और हमने उन्हें ऑनर किया। 2 दिन का हमारा इवेंट था। तो वो 80 और वो 20, मतलब लगभग 90 लोगों का ग्रुप हमारा वो बना हुआ था। जी मैम। फिर कोविड आ गया। ओके। कोविड में मेरी कंपनी बंद हो गई, और मेरे पास फिर मिड को जब थोड़ा अरसा निकल गया, 15-20 दिन, तो महिलाओं के कॉल्स आने शुरू हुए कि भाई हमारे हस्बैंड्स की जॉब चली गई, अब हम कैसे घर संभालें, कैसे सरवाइव करें। तो मुझे लगा कि अब वक्त की डिमांड है कि हम आपस में कुछ करें ऐसा। तो मैंने उनको यही एडवाइस करी कि देखिए, हर एक महिला के पास एक इनबॉर्न हुनर होता है। बिल्कुल। वो होता है खाना बनाने का। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन खाना तो हर महिला बनाती है ना अपने घर में। तो जब मैंने कहा आप खाना बना सकते हो, तो वही खाना बेच क्यों नहीं सकते? जी। बहुत सारे लोगों को इस समय क्रेविंग्स हैं कि हमें बाहर का खाना नहीं मिल रहा जी बिल्कुल। हाँ, कोविड में सब कुछ बंद हो गया है, तो उन्हें टेस्ट चेंज करना है। जी। आप जो बनाते हो आप ग्रुप में डालो। अगर आप अचार पापड़ वड़िया भी बना रहे हो तो ग्रुप में डालो। घर में बैठ के ये काम तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं हम वो ग्रुप में डालें, और जिसको जरूरत है वो खरीदें। और जो हमें बीच में कोविड में जो टाइम मिल रहा था जी। कि आप इस टाइम पे जाके घर के सामान खरीद लो, उस टाइम में आप डिलीवरी करो जी। तो वो ऐसे कोविड में ये तेजस्विनी शुरू हुआ। जी मैम। तो मुझे लगा कि वो ग्रुप हमारा उस टाइम पे काम आ गया हमारे को। हाँ जी। और हमने वो उस ग्रुप को फिर हमने तेजस्विनी के नाम से हमने बिजनेस एसोसिएशन, और हमने वो शुरू करा। ट्रस्ट किन किन मुद्दों पे काम करता है, खासकर महिलाओं के? ट्रस्ट, देखिए ट्रस्ट जो हुआ ना वो सेकंड वेव में शुरू हुआ। जी। और वो ऐसे शुरू हुआ कि जब सेकंड वेव आई तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। उसमें क्या हुआ कि पूरी फैमिलीज इफेक्ट हो रही थी, और वो बीमार पड़े हुए थे पूरी फैमिलीज। जी बिल्कुल। तो मेरे पास एक दिन कॉल आई मेरी एक फ्रेंड की, उसकी पूरी फैमिली बीमार थी, वो हॉस्पिटलाइज थे। तो उन्होंने कहा प्रिया हमें ना खाना चाहिए, क्या कोई हमें खाना दे देगा, सप्लाई कर देगा? हम लोग पे करने को तैयार हैं, लेकिन इस समय हमें कोई खाना दे दे। हमारे पास ना तो हाउस हेल्प है, ना हम लोग इस हालत में है कि उठ के खाना बना सकें। तो मुझे लगा यार ये तो वाकई में अगर इनके साथ ये प्रॉब्लम है तो और कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होगी। तो कोविड में एक नेटवर्क हमने क्रिएट किया और हमने खाना बांटना शुरू करा घर से। और जब मैंने शुरू किया तो मेरे घर में खुद के इतना राशन था कि मैं 1 महीने का सर्वाइवल था बस वो। और मुझे लगा मैंने शुरू तो कर दिया है, ये तो 3-4 दिन में निमट जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ऊपर वाले की बड़ी कृपा रही। कहते हैं ना, आप कभी एक कदम उठाओ तो ऊपर वाला आपका साथ देता है। और एक टाइम ये था कि इतना ही बड़ा मेरा कमरा और उसमें पैर रखने की जगह नहीं थी, वो पूरा राशन से भरा होता था कि लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट करा। और वो एक 23-24 औरतों का एक ग्रुप बन गया, पूरा नेटवर्क जो पूरे शहर में काम कर रहा था। किसी को किसी भी चीज की जरूरत है, चाहे आपको खाना चाहिए, आपको राशन चाहिए, आपको सिलेंडर्स चाहिए, ऑक्सीजन के मेडिसिन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको सिर्फ हमें एक मैसेज करना है ग्रुप में। और मेरे पास वहां पे उसमें कहाँ से आउट ऑफ इंडिया भी कहीं से कॉल्स आए कि हमारे मदर फादर देहरादून में अकेले हैं, आप प्लीज उनके पास चले जाओ। तो और मेरा काम तो होता था कि सुबह हॉस्पिटल जाना है और काउंसलिंग करनी है, पेशेंट्स के साथ बैठना है, क्योंकि लोग तो छोड़ के चले गए। हाँ बिल्कुल। अब वो बेचारे बुजुर्ग हैं या कैसे भी हैं, वो डिप्रेशन में वहां पड़े हैं, उनको पता नहीं है, और वो इस डिप्रेशन में है कि हम ठीक होके घर जाएंगे भी या नहीं। बिल्कुल। तो मेरा वो सब काम चल रहा था। तो उस टाइम पे फिर हमें एक तो उस टाइम पे हमारी गवर्नर साहब मैडम थी जो उत्तराखंड की गवर्नर थी, बेबी रानी मौर्य जी। हाँ, उनका मेरे पास एक दिन कॉल आता है और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन उनका कॉल आया कि प्रिया तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा मैम पोछा लगा रही हूँ।
कि खाने में क्या क्या देती हो। मैंने बताया उनको ये दे रहे हैं, तो उन्होंने मुझे पूरी रेसिपी बताई कि ऐसे ऐसे खाना बनाओ, ये चीजें दो, कि इसमें प्रोटीन है, इसमें ये है। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी कि आपकी उत्तराखंड की फर्स्ट लेडी आपको कॉल करके और रेसिपी समझा रही है कि ये खाना आप दो। बिल्कुल। और वो अप्रिशिएट कर रही है इन एफर्ट्स को। तो ऐसे शुरू हुआ ट्रस्ट का सफर, और मेरे पास ट्रस्ट नहीं था। जी। फिर मुझे लगा कि यार लोगों के बड़े सारे क्वेश्चन से कि आपका तो ट्रस्ट है नहीं, आपकी तो एनजीओ है नहीं, आप काम कैसे कर रहे हो, हम डोनेशन कैसे करें। जी। तो मैंने ट्रस्ट कोविड में रजिस्टर कराया। ओके। वो मेरी कहते हैं वो अपने आप ऊपर वाले की कृपा से होती चली गई चीजें, और आज ट्रस्ट अच्छा काम कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। आपने अब तक कितनी महिलाओं की मदद की है, अगर आप शेयर करना चाहें? देखिए, ग्रुप में तो इस समय 450 से अधिक महिलाएं हैं जी। और जहाँ तक मदद की बात है, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि कोविड से लेके अब तक हम लोग 40 से 50 हजार परिवारों की मदद कर चुके हैं। महिलाएं तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ इतने परिवारों का मदद की, तो परिवार की मदद हो गई, वो पारिवारिक मदद थी। तो इतने परिवारों का हम लोग साथ दे चुके हैं, और ऊपर वाले ने चाहा तो आगे ये मदद बरकरार रहेगी। अभी भी मैं हर महिला को बोलती हूँ, आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है, आपको बिजनेस शुरू करना है, आपको फंड्स की प्रॉब्लम है, कहीं पर आप अटक रहे हो, आपका बिजनेस स्टक हो गया है, आप मुझे सिर्फ एक कॉल करो। और मैं 24/7 मेरा फोन ऑन है। आप जब कहोगे, मैं अगर मेरा फोन नहीं भी उठ रहा है, मुझे मैसेज छोड़ दो, मैं कॉल बैक करूंगी। और मैं कॉल बैक करती हूँ सबको। सबकी शिकायत रहती है मेरा फोन नहीं उठता, लेकिन मैं कॉल बैक करती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है मैम कि कम से कम किसी ने कॉल किया आपको और आपने उसे वापस कॉल किया। जी। ये जरूरी नहीं होता ना कि हर समय आप फोन उठा सकें। बिल्कुल। देखिए, सामने वाला अगर कोई फोन कर रहा है, वो बड़ी उम्मीद से करता है कि आपको मदद मिलेगी, और उसके बाद अगर मैं उनकी उम्मीदों पे खरी ना उतर सकूं। नहीं, ये तो होता है मैम, ये तो होता है जी। ट्रस्ट के काम में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है मैम? देखिए, ट्रस्ट के काम में सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी का ट्रस्ट, कि तो आपके ट्रस्ट है आपके ट्रस्ट तो है, लेकिन लोगों का ट्रस्ट भी तो हो। Correct. आज भी बहुत सारे लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखिए, एक कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अगर किसी ने कोई गलत काम करा, या वो सिर्फ दिखावे का काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि सभी दिखावे का काम कर रहे हैं। हाँ, कोई ढंग से काम करना भी चाहे तो। बिल्कुल। अब मैं जो काम कर रही हूँ, शायद बहुत बड़े बड़े बिजनेस प्लेटफॉर्म्स वो सब चीजों की फीस चार्ज करते हैं। करेक्ट। कोई भी बिजनेस प्लेटफॉर्म, पीएचडी चैम्बर फीस चार्ज करता है, चाहे फिर वो CII हो, या फिकी हो, या कोई और भी कोई भी प्लेटफॉर्म हो, या विकी हो, या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स चल रहे हैं, वो चार्जेबल हैं। लेकिन तेजस्विनी में आपको सारी सर्विसेज मिल रही हैं, इवेंट्स मिल रहे हैं, नेटवर्किंग मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। तो ये बड़ा चैलेंज हो जाता है कि लोगों का ट्रस्ट बनाए रखना। ये तो सबसे बड़ी चीज, ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोगों का भरोसा हम पे बना रहे। और जब तक भरोसा बना रहेगा तो काफिला आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। ग्राउंड लेवल पर महिलाओं की सबसे बड़ी समस्याएं आपको क्या दिखती हैं मैम? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ना महिला के साथ ये है कि उसे खुद पे भरोसा नहीं है। अच्छा। जिस दिन महिलाएं खुद पे भरोसा करना सीख जाएंगी ना, कि हाँ मैं कर सकती हूँ, उस दिन शायद मेरे को लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लोगों को लगता है कि एक महिला की सबसे बड़ी समस्या उसका घर परिवार है। नहीं, अगर कोई महिला सही काम करने जा रही है ना, तो घर और परिवार कभी कोई बाधा नहीं आती। ना तो उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट करने में मना करेगा, ना उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करने के लिए मना करेगी जी। मैंने नहीं देखा कि आज तक कि कभी कोई महिला घर से बाहर कोई कदम रखना चाह रही हो, कोई काम शुरू करना चाह रही हो, और उसके हस्बैंड ने उसे मना करा हो। Okay. हर कोई उसे सपोर्ट करने को तैयार होगा, लेकिन बात समझानी आनी चाहिए, उसे खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैं कर लूंगी। हाँ, फेलियर का डर लगता है। फेलियर का डर, रिस्क नहीं होता। औरतें, महिलाएं बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेती हैं। हाँ। बहुत ज्यादा कैलकुलेट करके रखती हैं चीजों को। जिस दिन वो रिस्क लेना सीख जाएंगी और अपने पे भरोसा करना सीख जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भरोसा होगा तो फिर सब कुछ अच्छा होगा जी। क्या आज भी महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है? बिल्कुल है। किसने कहा जागरूक नहीं है? मैं तो आपसे नहीं, बिल्कुल है भाई, सबको अपने अधिकार पता है।
वो अलग बात है कि लड़ झगड़ के अधिकार मांग नहीं रही है महिलाएं लेकिन अधिकार सबको अपने पता है किसके क्या अधिकार है। जिस दिन महिलाओं ने अधिकार मांगने शुरू कर दिए उस दिन घर टूट जाएंगे। इसलिए बस महिलाएं घर बचाने के लिए अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं रही हैं बस। महिलाओं के खिलाफ क्राइम को रोकने के लिए सबसे बड़ा कदम क्या होना चाहिए? अवेयरनेस और एजुकेशन। अवेयरनेस इस चीज़ की, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लॉ अमेंडमेंट की भी ज़रूरत है अब, कि हमारे लॉज बहुत पुराने हो चुके हैं। बट मैम लॉज तो काफ़ी चेंजेस हो ही रहे हैं, हमारे नहीं हो रहे, उस डायरेक्शन में नहीं हो रहे हैं। हमारे लॉज जो चेंज हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं। ये लूप होल्स ना हो तो अपराधी बच के कैसे निकल जाए? अपराधी बचने के रास्ते निकाल लेते हैं, इसीलिए उनको सज़ा नहीं होती है, और यही कारण है कि क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। कहीं कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं हम क्राइम रेट को। जिस दिन ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, हम लोग अवेयर हो जाएंगे कि हमारे को ये लूप होल से कैसे बचना है, कैसे बचना है, जो हमारे लूप होल्स हो ही ना या सिस्टम में। देखिए वो तो रहेंगे, वो एक बड़ा चैलेंज है, उसको हम नहीं कर सकते, लेकिन उन लूप होल से कैसे लड़ना है, कैसे बचना है, जिस दिन हमें वो समझ में आ गया, वो अवेयरनेस आ गई। मैं अवेयरनेस लॉस की नहीं कह रही हूँ, मैं अवेयरनेस कह रही हूँ अपने बचाव की, कि हमें कैसे बचना है। जी बिल्कुल। तो क्राइम, देखिए क्राइम तो करते हैं मैम कि आप लोगों को बिल्कुल, हमारे टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स होती हैं। जी। अभी जो हमारी बिजनेस मीट हुई है उसमें भी हमने साइबर सिक्योरिटी पे एक छोटी सी टॉक रखी थी। और अभी सौम्या जी ने भी एक टॉक रखी थी साइबर सिक्योरिटी पे। तो वो इसीलिए होती है इस टाइप की टॉक्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स की, लोगों को पता तो हो कि चीजें क्या है। ये सब बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। मतलब क्राइम के देखिए विक्टिम बन जाते हैं। मैंने कहा ना, हर कोई अपना घर बचाना चाहता है। क्राइम का विक्टिम वो सिर्फ इसलिए बनता है क्योंकि उसे अपना घर बचाना है। जिस दिन वो उसके दिमाग से वो डर निकल गया कि मुझे घर नहीं बचाना, बस अब बहुत हो गया, उस दिन वो क्राइम का विक्टिम क्यों बनेगा? नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। उस दिन तो वो लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा ना, उस दिन तो वो लड़ने के लिए तैयार है। तब तक ही वो क्रिमिनल्स उसका फायदा बिल्कुल, जब तक आप सामने वाले को ये एहसास दिलाते रहोगे कि भाई वो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में है, बिल्कुल, तो क्राइम होता रहेगा। जिस दिन आप कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर दोगे उस दिन क्राइम भी बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। क्या आपको लगता है कि कानून पर्याप्त है? इम्प्लीमेंटेशन में कमी तो नहीं है? मैंने तो कहा अभी बहुत सारे लूप होल्स हैं। हमारे को इस समय लॉ में अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, कि हमारे जो लॉज बने हुए हैं वो कई 100 साल पुराने बने हुए हैं, बहुत पुराने लॉज हैं। बट अभी 2019 में BNS करके नया इम्प्लीमेंटेशन कुछ किया, मतलब लॉ के अंदर चेंजेस किए, कुछ मर्ज किए, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे काम तभी भी तो बहुत सारे लूप होल्स छोड़ दिए ना। इसलिए इम्प्लीमेंटेशन तो जो हो रहा है, अमेंडमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, और वो भी सही डायरेक्शन में। बिल्कुल सही डायरेक्शन में। क्यों रेप केसेस पे हमारे यहाँ कोई सज़ा नहीं होती है और लोग आराम से निकल जाते हैं बरी होकर, और क्यों दुबई जैसे और ऐसे देशों में सज़ा मौत हो जाती है उनको, वहाँ पे कोई क्राइम नहीं हो रहे हैं रेप जैसे? होना तो मैं ऐसे ही चाहिए। तो ये तो कह रही हूँ ना कि अगर हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे एक दो लोगों को, मैं कह रही हूँ आप 100 केसेस में से सिर्फ 10 लोगों को सजा तो देके देखो। हाँ, 10 को ऐसी सजा दे दीजिए, 10 को ऐसी सजा तो दो जो कम से कम नजीर बने। 1000 क्राइम करना बंद बिल्कुल, और खासकर वो क्राइम तो नहीं करेंगे। आप नजीर पेश ही नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे रोकेंगी चीजें? क्या आप कोई ऐसी कहानी शेयर करना चाहेंगे जहां आपके ट्रस्ट ने किसी महिला की जिंदगी बदल दी हो? देखिए अभी एट प्रेजेंट तो मुझे लगता है, अब मैं उसे महिला कहूँ या क्या कहूँ, अदिति की मैं बात करूंगी। अदिति जब मेरे से मिली थी, अदिति ट्रांसजेंडर है, अदिति शर्मा जी, अदिति शर्मा, वो एक ट्रांस है। और जब वो मुझसे मिली थी तब उसका कैफे शुरू नहीं हुआ था जी। और उससे मिलने के बाद में ऐसी कई सारे ट्रांसजेंडर्स और LGBT ग्रुप के लोगों से मिली हूँ जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं या इस तरीके की चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो अभी उन पे काम चलता रहता है। और अदिति की ज़िंदगी जिस तरीके से बदली है जी, और जिस तरीके से लोगों ने उसके ऊपर भरोसा करना शुरू किया है, उसे एक्सेप्ट करना शुरू किया है, अपने साथ बिठाना शुरू करा है, तो मुझे लगता है कि वाकई में समाज बदल रहा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है कि आज लोग उसको अपने साथ बिठा रहे हैं। और अभी एक उसके साथ की ही बहुत सारी ट्रांस है, एक ओशीन है, ओशीन लॉ कर रही है और वो सारे केसेस लड़ रही है।
इतने लॉ में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ऐसे बहुत सारी ट्रांस कम्युनिटी के लोग हैं जो जब उनको मौका मिलेगा तो वो भी कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वो एक अवेयरनेस आनी बहुत ज़रूरी हो जाती है समाज में। आपके प्रति एक आपको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप लोगों को इतना अवेयर कर दे कि भाई ट्रांस कम्युनिटी एक ही काम के लिए नहीं है, वो भी हमारी तरह इंसान ही है, इंसान ही है। और मेरे इतना ख्याल ही से समझने की जरूरत है बस। और मुझे लगता है आपसे बाकी और चीजें मेरे अपने से आप हो जाएंगी। हमसे तो प्लस ही है कि हम आप पुरुष हैं, मैं महिला हूँ, वो तो पुरुष और महिला दोनों की शक्तियां दोनों की लेके हैं। शक्ति लेके, दोनों की शक्ति लेके, बस समझने की जरूरत है कि बस वो समझने हमारे की, ही बीच है बिल्कुल और हमारा ही मतलब सोसाइटी का हिस्सा है। बिल्कुल हमारी जिस दिन सोसाइटी का सोसाइटी हिस्सा ये है। मान लेगी उस दिन चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। बिल्कुल जी। क्या कभी कोई ऐसा मतलब हुआ है आपके साथ कि आप इमोशनली टूट गई हो? बहुत बार होता है। देखिए इमोशनली जहाँ तक टूटने की बात है तो मुझे लगता है कि हफ्ते में एक आध बार तो ऐसा कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है कि जब मुझे लगता है कि यार फिर से खुद को समेट के और फिर से खड़ा होने की ज़रूरत है, फिर छलांग लगानी है। फिर से छलांग लगानी है। क्योंकि हर एक कदम आपको एक चैलेंज की ओर ले जाता है। मेरा हर बढ़ता कदम मेरे लिए एक नया चैलेंज लेकर आता है कि आज अगर मैंने इतनी बड़ी एक बिजनेस मीट करी है जहाँ पे 120-25 महिलाओं ने मेरे ऊपर ट्रस्ट शो किया है, तो वहाँ मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज भी आ गया कि मेरे को उनका जो उन्होंने भरोसा किया है मेरे लिए, तो वो बहुत बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल सही और कह रहे हैं। मैं कैसे कमजोर पड़ सकती हूँ। अब कभी कभी मेरा मन करता है यार सब छोड़ दो, हम्म। बंद करो तेजस्विनी। फिर मुझे लगता है यार नहीं, मैं कैसे करूंगी। इन महिलाओं का क्या होगा जो महिलाएं मेरे पे ट्रस्ट कर रही हैं सुबह से शाम तक। कीजिए उसको अच्छे से बढ़ाइए, कभी उसमें टीम में कुछ लोग लेके आइए। नहीं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आपने कहा ना जब कभी आप टूटी हो जी। तो कभी कभी तो इंसान टूटता है ना। हाँ तो उसमें और जब आप टूटते हो तो आपके मन में ऐसे ख्याल भी आते हैं। हाँ नहीं वो तो खैर होता है, मैं बुरे ख्याल आते हैं उस समय। बिल्कुल उस समय तो बुरे ही ख्याल आते हैं ना। तो लेकिन ये है कि फिर उस समय जब सबका प्यार देखती हूँ, इज्जत देखती हूँ, मान सम्मान देखती हूँ, तो वो शायद मेरी स्ट्रेंथ बन जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो महिला किसी इनजस्टिस का सामना कर रही हो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि अपने अधिकारों के लिए अवेयर हो और हिचके नहीं, झिझके नहीं उसके बारे में बात करने से। आप किसी से भी बात करो, आप अपने पड़ोसी से बात करो, आप अपनी सहेलियों से बात करो, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स शेयर ज़रूर करो किसी से। जब तक आप शेयर नहीं करोगे, अपनी प्रॉब्लम्स अपने तक रखोगे, तब तक कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सही तो कम से कम शेयर करना सीखें अपनी प्रॉब्लम्स। अगर कोई महिला हेल्प लेना चाहे तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? मेरे को कॉल करना 7055331112 पे कॉल करें। बहुत अच्छा कहा आपने। आज की जो लड़कियां हैं, युवा लड़कियां हैं, जो हमारे जी बच्चे हैं, जी बॉयज हैं या फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं बस ये एडवाइस देना चाहूँगी, आज की जो जनरेशन है ना उनके अंदर एक तो पेशेंस नहीं है, जो मैं खुद फेस कर रही हूँ। क्योंकि जब हम लोग हायरिंग करते हैं, हम उनको काम तो देना चाह रहे हैं, लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है भाई, हम तो काम देना चाह रहे हैं, आप काम करने वाले तो बनो। काम करने की बात है। जिस शिद्दत से, जिस मेहनत से हमने काम किया है, हमारी जनरेशन ने, बिल्कुल उतनी शिद्दत उतनी मेहनत तुम भी तो करो। बट वो दिखता नहीं ना। वो दिखता नहीं है। तो मेरे को लगता है कि मेहनती बनो और अपना, अगर आपका कोई पैशन है तो उसे पैशन की तरह फॉलो करो, घड़ी की सुई की तरह मत फॉलो करो कि हमें 10 बजे से 5 बजे तक ही काम करना है और मंडे से फ्राइडे तक ही काम करना है। हम मंडे से फ्राइडे तक वाले देश में नहीं रहते हैं। जेनजीज हैं। हाँ तभी तो वही बात कह रही ना कि जेनजीज ने ना पूरा सिस्टम चेंज कर दिया है। आप वेस्टर्न कंट्री में नहीं रह रहे हो, आप इंडिया में रह रहे हो जहाँ पे 24/7 काम होता है। आपको 24/7 सर्विसेज चाहिए। लोग सैटरडे संडे इंडिया में नहीं मनाते। मेरा काम सैटरडे संडेज में ही होता है, सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा काम होता है मेरा सैटरडे संडेज में। तो ये माइंडसेट जिस दिन छोड़ देंगे ना ये जेनजीज जी, तो मुझे लगता है कि शायद हमारा देश जो थोड़ा सा अब तरक्की की ओर बढ़ रहा है वो और स्पीड अप करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थोड़ा सा पर्सनल है, बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं, पूछ सकते हैं? अभी तक भी सारे पर्सनल थे। इतनी जिम्मेदारियों के बीच आप खुद को कैसे संभालती हैं? देखिए ये जो जिम्मेदारियां है, मेरे पास कोई
वैसी जिम्मेदारी नहीं है जो एक आम महिला के पास होती है। मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरे पास हस्बैंड नहीं है, शादीशुदा नहीं हूँ तो बच्चे नहीं है, तो वो वाली जिम्मेदारियां नहीं है, तो फिर ये वाली जिम्मेदारियां ही संभालनी है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो घर की जिम्मेदारी थी वो नहीं है, तो इसलिए आपने ये जिम्मेदारी पकड़ ली। देखिए, घर की जिम्मेदारी है, मेरी मम्मी है, मेरा घर परिवार है, जी। लेकिन हाँ मेरे पास वैसी जिम्मेदारियां नहीं है जिसके लिए मैं जवाबदेही हूँ, या कोई मेरा क्वेश्चन करने मेरा वाला नहीं घर, है। हाँ मेरे पास कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है। मैं अगर घर पे नहीं हूँ तो मेरा घर सफर नहीं कर रहा है। हम मम्मी बार बार फोन करके नहीं पूछेंगे कहाँ रह गए ना अभी ना, तक। कोई पूछने वाला नहीं है अभी कि कौन कहाँ रह गए हो, खाना नहीं बना है, बच्चे रो रहे हैं, वो वाली नहीं है। तो फिर इसीलिए शायद ये वाली जिम्मेदारियां उठा पा रही हूँ। क्या चीज है जो आपको मोटिवेट करती है ये सब करने के लिए? मैंने अभी आपको शायद बताया कि जब ये सारी महिलाएं मुझे कॉल करती हैं, पूछती हैं, अपनी चीज़ें डिस्कस करती हैं और बहुत प्रेज करती हैं कि हाँ उन्हें मेरी इस सलाह से फ़ायदा हुआ या मेरे इस प्लेटफॉर्म का वो फ़ायदा उठा पा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत मोटिवेट करती हैं जब लोगों का ट्रस्ट आप बरकरार रखने में कामयाब होते हो। होते हैं। अगर आपको अपनी जर्नी के बारे में डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करेंगे और क्या कहेंगे? अगर एक शब्द में कहूँ तो स्ट्रगल और सैक्रिफाइस, दोनों ही। बस इतना ही कहूंगी, दोनों स्ट्रगल और ऐसे- सैक्रिफाइस। दोनों एस। हाँ, दोनों एस। ये दो एस मेरे को लगता है कि हर महिला की लाइफ से जुड़े होते हैं। बट आप महिला की बात कर रहे हैं, महिला क्यों? ये क्या पुरुष की जिंदगी में नहीं होते? नहीं, बिल्कुल होते हैं। मैंने तो कहा ही नहीं पुरुष की जिंदगी में नहीं है। स्ट्रगल और तो देखिए, दोनों तरफ कोई भी घर टू वे चलता है। जी। आदमी के भी स्ट्रगल और सेक्रीफाइस है और महिला के भी स्ट्रगल और सेक्रीफाइस है। अब जब मेरी लाइफ में कोई पुरुष है नहीं अभी, तो मैं तो अपनी बात करूंगी ना कि हर महिला की उसमें आता है लाइफ में वो स्ट्रगल और सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइस हम सबकी जिंदगी में हाँ, तो वो स्ट्रगल देखिए, मेरे को ना ये सब चीजें थाली में परोस के नहीं मिली हैं। जी, आपने सब कुछ बिल्डअप किया है। ये सब चीजें मैंने खुद बनाई हैं और उसके लिए मैंने मेहनत करी है, उसके लिए मैंने दिन रात एक करी है। ऐसे ही मैंने ये इतना बड़ा परिवार नहीं बनाया अपना तेजस्विनी का। बिल्कुल वो एक दिन में नहीं बना है, वो एक दिन की मेहनत नहीं है। हाँ, सालों लग गए। उसे सालों लग गए हैं और मैंने वाकई में अगर वो सब चीजें पीछे की किसी को नहीं दिखती हैं कि मैं तो किसी को दिखता नहीं, फ्रंट दिख रहा होता है कि और भाई आप आगे क्या हो तेजस्विनी रहा है। इज नॉट माई ब्रेड बटर। जी मेरा ब्रेड बटर बैगिट कंसल्टिंग ग्रुप है। जी जी मैं भी अपना घर चलाती हूँ, मेरे भी 100 खर्चे हैं, जी। मेरे को भी अपनी मदर को देखना है, बहुत सारी चीजें देखनी है। तो वो सेक्रीफाइसेस और बहुत सारी चीजों के साथ मैं भी लड़ रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ सारी चीजों के साथ, और फिर मैं अब जाके ये प्लेटफॉर्म बना पाई हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि एक स्ट्रगल और सेक्रीफाइस दो वर्ड्स हैं जो जिसमें मैं शायद डिस्क्राइब कर पाऊँ। थैंक यू मैम। रैपिड फायर मैम, जो हमारे चैनल का मतलब मेन वो रहता है। अच्छा, और आपका इसको जवाब एक शब्द में देना है। ठीक है। पहला, स्ट्रेंथ या सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी। फियर या करेज? फियर। क्या मैं एक्सप्लेन करूं इसे? एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, बिल्कुल करूंगी मैं इसे। आपने पहला सवाल मेरे से क्या पूछा? स्ट्रेंथ और सेंसिटिविटी। अगर मैं सेंसिटिव नहीं होती, मैं एम्पैथाइज नहीं कर पाती किसी महिला के साथ जी। और अगर मैं एम्पैथाइज नहीं कर पाती तो इतना बड़ा तो शायद ये सब कर ही ना पाती। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो सेंसिटिविटी है मेरे अंदर, तो वो ही मेरे ख्याल से सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। स्ट्रेंथ भी है, डबल एस। बिल्कुल। अगेन। और दूसरा था हमारा फियर या करेज? फियर। मैंने कहा फियर। जी। हाँ, मुझे डर है। मुझे डर है कि मैं लोगों की उम्मीदों पे खरी ना उतरी तो। बट आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं मैम, ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं, उम्मीदों पे खरे देखिए, उतरे। बनाने में तो बहुत समय लगता है लेकिन खोने में आपको एक पल लगेगा सिर्फ। बिल्कुल सही बात है। बट ये तो पॉसिबल नहीं है ना मैम कि आप अगर 460 लोग आपके साथ हैं कि आप हर एक के लिए खरे उतरें। हर एक के लिए खरे नहीं उतर सकते, लेकिन हर एक के लिए अलग अलग टाइम पे खड़ी तो हो सकती हूँ ना। वो तो आप रहते ही हैं। नहीं, कई बार नहीं भी हो पाता ना, तो वो डर तो अपने आपके मन में रहेगा ना। सही है। एक शब्द में वुमेन? तेजस्विनी। कोई एक कोट या लाइन जो आपको इंस्पायर करती हो? आई एम तेजस्विनी। वेरी नाइस। मैम, आप हमारे चैनल के माध्यम से सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं सोसाइटी को क्या मैसेज दे सकती हूँ? देखिए, सोसाइटी अपने हिसाब से चलती है। मैं बस एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग अपने आसपास की जो चीज़ें हो रही हैं, जो भी समाज में हो रहा है, उसको लेके प्लीज़ अवेयर रहिए, बात करिए। बिना बात करे चीज़ें नहीं होती हैं, और बात सिर्फ अपने से नहीं करिए, एक्सप्रेस करिए। चाहे आपके पास आजकल प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है, सब कुछ है, आप एक्सप्रेसिव रहिए। अपने जो भी थॉट्स हैं अवेयर, उसको लेके एक्सप्रेसिव हो जाएंगे अपने आसपास की चीज़ों को लेकर, तो बहुत सारी चीज़ें जो आप इग्नोर कर देते हैं, अरे मेरी गली में कूड़ा तो इकट्ठा हो रहा है लेकिन छोड़ो, मेरे को क्या करना है, मेरे घर में सिलेंडर नहीं आ रहा है इतने दिन से, छोड़ो मुझे क्या करना है, पड़ोसी क्या है या नहीं है। तो ये छोड़ो वाली जो आदत है ना, लेट गो, ये छोड़ देंगे तो शायद बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ, ये भ्रष्टाचार और बहुत सारी चीज़ों पे हम शायद नकेल कसने में तय हैं खुद ही। और ये अपने पॉलिटिशियंस पे भरोसा करना छोड़ दीजिए कि हर चीज़ पॉलिटिशियन करेगा। क्यों करेगा भाई? वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है अकेले की, हमने उसे चुन के भेज दिया, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, हम क्या करेंगे? हम भी तो कुछ करें। बिल्कुल, हाँ, सपोर्ट करें। अरे हम क्यों नहीं करेंगे भाई? हम लोग क्या करते हैं, 5 साल में चुनाव हुए, हमने अपना एक नेता चुन के भेज दिया, उसके बाद हम घर में जी चैन से बैठ गए। क्यों बैठ गए जी चैन से? सही है। और उसको हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम बोल नहीं रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो एक अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है कि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पैदा हुए हैं और आपको मरते दम तक वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे तेजस्विनी ट्रस्ट के क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान्स तेजस्विनी ट्रस्ट के, देखिए अभी बहुत सारी चीज़ों पे काम चल रहा है, और जैसा मैंने कहा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं इन महिलाओं को, अगर इन्होंने पैरों पे अपने खड़े होने का जिम्मा उठाया है कि हमें पैरों पे खड़ा होना है, तो मैं उनका सपोर्ट सिस्टम बनूं। तो बस उसी सपोर्ट सिस्टम के लिए तैयारी चल रही है कि बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में है कि जो हमें लगता है कि हमें करनी चाहिए, उनको कैसे कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे फिर वो लोन्स के माध्यम से हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की ट्रेनिंग्स के माध्यम से हो, चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स पे उन्हें रजिस्टर कराना, फिर उनको उनके साथ इन सब प्लेटफॉर्म्स पे फ्रॉड्स ना हो जाएं, वो सब चीज़ों के लिए तैयार करना। तो वो सब चीज़ों पे पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अभी। ठीक है, आप हमारे चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस अच्छा काम करते रहिए, ऐसे ही मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को बुलाते रहिए कि हम लोग भी किसी की मदद कर पाए, तो प्लीज़ आप हमें वो जरूर बिल्कुल बिल्कुल। आप जब ये पॉडकास्ट रिलीज करें तो प्लीज़ अपना नंबर नीचे दें कि किसी को भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी मदद की ज़रूरत है, किसी महिला को काम शुरू करना है, किसी महिला के पास कोई प्रोडक्ट है, उसे बेचना है, उसे बेचने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उस नंबर पे कॉल कर सकें। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा आपके चैनल का भी, और बहुत बड़ा सपोर्ट होगा उन महिलाओं के लिए जो शायद ढूंढ रही हैं अपॉर्चुनिटीज़। जी बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद द सोशल टॉक्स में। जी।